उस दिन सुबह के 6 बजे मम्मी ने आवाज दी, अजीत उठ जाओ, देखो सूरज सिर पर चढ़ाया है। लेकिन मैं इतनी जल्दी उठने वाला थोड़े ही था। मगर अगले ही पल मुझे उठना पड़ा, क्योंकि हमारे पड़ोस के खाली पड़े मकान से आती खटखट की आवाज ने मेरी उत्सुकता जो बढ़ा दी थी। मैंने ऊपर छत पर खड़े खड़े नीचे पड़ोस के घर में झांक कर देखा, जहाँ ट्रक में से सामान उतारा जा रहा था। शायद कोई किराएदार रहने को आया होगा। ऐसे ही नींद की ऐसी तैसी करके रख दी। बरबराते हुए मैं पलटने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो ट्रक में से सूटकेस निकालकर अंदर ले जा रही थी। उस लड़की को देखते ही मेरा दिल चूहे की तरह उछलने लगा। गोरा चिट्ठा रंग, नीले रंग का सलवार कुर्ता, लंबे लंबे कमर तक झूलते रेशमी बाल, मस्त जाल, उम्र यही कोई 17-18 के आसपास होगी। मेरा दिल जोर जोर से फुदकने लगा। लड़की हमेशा से ही मेरी कमजोरी रही है। जहाँ लड़की देखता मेरी सिटी पिटी गुम हो जाती। मैंने जल्दी जल्दी कमीज पहनी और छत से उतरकर नीचे आया तो मम्मी पापा को ये देख हैरानी हुई, क्या बात है, आज तो एक ही आवाज के साथ उठकर आ गया। मैंने उनकी बात पर ध्यान दिए बिना फटाफट चाय पिया और घर से बाहर निकल गया। घूमकर उनके दरवाजे के सामने पहुंचा तो ट्रक से अभी सामान उतारा जा रहा था। लाख कोशिश के बावजूद वह लड़की मुझे दिखाई ना दी। मैं कुछ देर तक वहां यूं ही खड़ा रहा। फिर कुछ सोचकर सीधा अखिल के घर जा पहुंचा, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम दोनों जब भी मिलते तो लड़कियों पर खूब खुलकर चर्चा करते। मैं अखिल के घर पहुंचा तो अखिल कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखते ही वह चिल्लाया, अरे अजीत, आज सवेरे सवेरे क्या कोई ताजा खबर है? भाई, आपके अखबार में छपी खबरों से ज्यादा ताजा खबर लेकर आया हूँ, सुनोगे तो उछल पड़ोगे। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, बताओ ना यार, क्या पहेलियां बुझा रहे हो? पूरी उत्सुकता से उसने पूछा। मैंने चोर की तरह चारों तरफ नजर दोहराई और सटकर उसके पास बैठते हुए कहा, हमारे पड़ोस वाले घर में एक बड़ा जबरदस्त पटाखा आया है, देखोगे तो होश खो बैठोगे। अच्छा, देखने में कैसी है? अखिल ने बेड पर उछलते हुए कहा। मैंने उसके रंग रूप, चाल ढाल, कद काठी की पता नहीं कितनी ही देर प्रशंसा की। यह बात और थी कि मैं तब तक उस लड़की की हल्की सी झलक ही देखी थी। वह मेरे सपनों के शीश महल में पूरी तरह फिट थी। जी चाह रहा था कि एकांत में ले जाकर उसको चूम लूं। अखिल ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धीरज खोते हुए कहा, यार जल्दी पटाओ, कहीं हमसे पहले कोई और ना हाथ मार जाए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे होते? मैं आज ही उस पर अपना जादू चला देता हूँ। कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। अरे अजीत, बैठो, घर आए हो, चाय पानी तो पीकर जाना, अखिल ने टोकते हुए कहा। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, अब कभी इकट्ठे बैठकर पार्टी का मजा लेंगे। अच्छा अखिल, बाय, शाम को मिलूंगा। अच्छा भाई, बाय। अब अखिल के घर से चलने के बाद बाजार के बीचों बीच से होता हुआ मैं सीधे अपने घर के पास ही आकर रुका। लेकिन अपने घर में घुसने से पहले उसके घर में झांकना नहीं भूला। तब तक ट्रक सामान उतार कर जा चुका था। मुझे सामने कोई भी नजर न आया। शायद वो सामान ठीक ठाक करने में लगे होंगे। सोचकर जैसे ही मैं अपने घर में घुसा तो देखा एक बूढ़ी सी औरत माँ के पास बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही माँ बोल पड़ी, यही है मेरा बेटा अजीत। आओ अजीत, ये हमारे नए पड़ोसी है। माँ ने उस बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया। मैं चलकर पास गया और सभ्यता दर्शाते हुए उस औरत के पाँव छुए तो उसने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो वे फिर एक दूसरे से अपना अपना पारिवारिक परिचय देने में लग गई। मेरे कान बार बार उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे। वो बूढ़ी औरत मम्मी से कह रही थी कि मेरा पोता भी आपके बेटे की ही उम्र का था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा था कि रास्ते में एक जीप से एक्सीडेंट हो गया और वही दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद उसकी माँ के दिमाग में ऐसा शर्मा बैठा कि वह भी कुछ दिन बाद घुट घुट कर चल बसी। मुझ अभागिन को छोड़ दिया। ये दुख देखने के लिए क्या बताओ बहन, अब ना जिया जाता है न मरा। वो थोड़ी देर रुकी और भीग आई आंखों को पल्लू से साफ कर फिर कहने लगी, अब तो एक पोती ही है, उसी को देख कर जी रही हूँ। मैंने उनकी पोती का जिक्र सुना तो रहा नहीं गया और उनके पास खाली पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मेरी तरफ देखते ही वह फिर बोल पड़ी, बेटा कभी कभी हमारे भी घर आया करो, तुम भी तो मेरे बेटे की तरह ही हो, अब तो आप लोगों का ही सहारा है। वह बूढ़ी औरत आगे और कुछ बोली थी। इससे पहले ही मैं बोल उठा, क्यों नहीं, मैं आज ही आपके घर आऊंगा और खड़ा हो। जल्दी से अपने कमरे में जा नया सूट निकाला जो कुछ ही दिन पहले सिलवाया था। सूट पहनने के बाद खुद को हैंडसम दिखाने के लिए गले में टाई पहने, कपड़ों पर सेंट छिड़का और काफी देर तक शीशे के सामने खड़ा खड़ा खुद को निहारने के बाद कमरे से बाहर निकला। तब तक वह बुढ़िया जा चुकी थी। जब माँ ने मुझे सजे सबरे देखा तो पूछा, अब कहाँ जाने का इरादा है?
बस यही परोस तक माँ हिचकिचाहट में इतना ही कह पाया। अच्छा हो, आओ। बेचारी बूढ़ी औरत कितने आदर से कह रही थी। अंधा क्या चाहिए दो आंखें। मैं दौड़ सा पड़ा। उनके घर में दाखिल हुआ तो देखा वह लड़की बैठी सब्जी काट रही थी। उसे मेरे आने की कोई खबर ना हुई, लेकिन उस बुढ़िया ने मुझे अंदर आते देख लिया था। आओ बेटा, आगे आ जाओ। शर्माती क्यों हो? उस बुढ़िया ने पुकारा तो उस लड़की ने हैरत भरे अंदाज से मेरी तरफ देखा कि अचानक कौन आ गया। जैसे ही एक दूसरे से हमारी आंखें मिली, मैं उसकी गहरी नीली आंखों में डूबता सा गया। जी चाहा आगे बढ़कर इन आंखों को चूम लूं। उसने शर्माते हुए आंखें झुका ली। बुढ़िया ने आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठने का इशारा किया तो मैं चारपाई पर गिर सा पड़ा। वह चारपाई से थोड़ी ही दूर बैठी थी। ये हमारे पड़ोसी रामदयाल जी के बेटे हैं। बेटी मेरा परिचय कराते हुए उस बुढ़िया ने कहा। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। मैंने जल्दी से कहा, हेलो। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, नमस्ते। शायद हिंदी भाषा को पूरा सम्मान दे रही थी। मुझे अपने अंग्रेजी बोलने पर ग्लानि सी हुई। मैंने बात जारी रखने के इरादे से पूछा, आप क्या करती हैं? अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। उसने सुरीली आवाज में उत्तर दिया। आगे क्या इरादा है? मैंने पूरी निकटता बढ़ाने के इरादे से एक और सवाल कर दिया। मेरा इरादा तो पढ़ने का है, लेकिन दादी जी व पिताजी मना कर रहे हैं। उसने गर्दन झुकाए ही जवाब दिया, अरे दादी जी पढ़ने दीजिए ना इन्हें। मैंने उसका साथ देते हुए कहा, आजकल तो पढ़ाई का ही महत्व रह गया है। बिना पढ़ाई तो आदमी पशु समान होता है। फिर पढ़ाई की कोई सीमा थोड़ी ही होती है। जितना ज्ञान ले लिया जाए कम ही है। फिर इनकी अभी उम्र ही क्या है। पता नहीं मैंने कितनी ही देर शिक्षा पर भाषण दिया। मैं तो और भी बोलता जाता, अगर उसने बीच में टोक कर पूछा ना होता, आप क्या काम करते हैं? मैंने चेहरे पर पूरी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बीए फाइनल का एग्जाम दे रखा है। बस परिणाम निकल आए फिर आगे की सोचूंगा। वह आगे कुछ ना बोली तो मैंने फिर बात करने के लिहाज से पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम राखी है। जी मेरा नाम अजीत है। मैंने बिना पूछे ही फटाक से अपना नाम बता दिया। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि उनकी दादी जी चाय बनाकर ले आई। लो बेटा चाय। अरे दादी जी आपने ये तकलीफ क्यों की? मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ, मैं तो घर का सदस्य हूँ। मैंने राखी से पूरी नजदीकी बनाने के इरादे से कहा, अरे फिर क्या हुआ? घर के सदस्य क्या चाय नहीं पीते बेटा? उन्होंने कहा तो मैंने चाय की प्याली उनके हाथ से पकड़ ली और चुस्की लेते हुए चाय पीने लगा। साथ ही राखी को बार बार निहार रहा था। वह मेरे सपनों के शीश महल में पूरी तरह फिट थी। चाय की प्याली खाली कर नीचे रखी तो खड़ा होता हुआ बोला, अच्छा दादी जी अब चलूंगा। लेकिन मेरा ध्यान राखी पर ही था। अच्छा बेटा आते जाते रहा करो, तुम्हारा अपना ही घर है। बुढ़िया ने कहा, हाँ, इसमें क्या शक है। आप भी राखी जी कभी हमारे घर आइए। मैंने उसके चेहरे पर नजर गराते हुए कहा, कभी जरूर आऊंगी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा तो मेरा मन झूम उठा। शाम को अखिल से मुलाकात हुई तो सारी कहानी अखिल को बता दी। अखिल ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, भैया तुमने तो आखिर जगह पक्की कर ही ली, कभी हमें भी मिलवाइए उससे। मौका मिला तो मैंने गर्व से उत्तर दिया, लेकिन ध्यान रखना बदमाशी नहीं चलेगी, कहीं मेरा काम तुम बिगाड़ ना देना। अरे नहीं यार, अखिल हंस पड़ा। मेरी घनिष्ठता राखी के साथ खूब बढ़ गई। कभी वो हमारे घर आती, कभी मैं उनके घर चला जाता। कभी कभी तो खाना भी हम साथ ही खाते, यानी हम दोनों का परिवार एक दूसरे से खूब घुल मिल गया। कभी कभी बातों में मैं उसको छू देता तो वो बिल्कुल भी बुरा न मानती। मेरा हौसला बढ़ जाता। कई बार राखी को मैंने दिल की बात कहनी भी चाही, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि कभी अकेली होगी तब कहूँगा। एक दिन राखी के पिताजी व दादी को किसी रिश्तेदार से मिलने दूसरे गांव जाना था। जाने से पहले वे मम्मी को बोल गए थे कि हम शाम को लौटेंगे, अपनी रिश्तेदारी में मिलने जा रहे हैं, घर का ध्यान रखिएगा। राखी घर पर अकेली ही है। मैं स्नान घर में नहा रहा था। मैंने भी सुन लिया। मैं इसी सुनहरे मौके की ताक में था। मेरा मन ये सोचकर खुश था कि आज राखी घर पर अकेली ही है। मेरा मन कल्पना की ऊंची उड़ानें भरने लगा। दोपहर का समय था। गर्मी अपनी पूरी चरम पर थी। सूरज देवता लगातार आग बरसाए जा रहे थे। लोग अपने अपने घरों में ठंडी छाव का आसरा लिए सो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहा। मुझे तो बस राखी ही दिखाई दे रही थी। मम्मी भी सोई पड़ी थी। मैं कांपते दिल से उठा और राखी के घर में घुस गया। राखी कमरे में सोई पड़ी थी। छत पर पंखा चल रहा था। राखी को शायद नींद नहीं आ रही थी, आंखें बंद किए पड़ी थी। तभी तो मेरे पद चापों की आहट सुन चौंक पड़ी। अरे अजीत तुम! मैं तो डर ही गई थी। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने तीखी नजरें
राखी के सारे बदन पर घूरते हुए कहा, आओ अजीत बैठो। मैं सुबह से अकेली ही पड़ी बोर हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, राखी ने कहा तो मेरा हौसला बढ़ गया। मैं उसी बेड पर बैठ गया जिस पर राखी लेटी हुई थी। राखी ने नीले रंग का गाउन पहन रखा था। वह मुझे आज हमेशा से ज्यादा अच्छी लग रही थी। मेरा मन बेकाबू होने लगा। मेरी आंखों में वासना के लाल डोरे तैरने लगे। मैं एक टक राखी को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। शायद राखी मेरी बिगड़ी नियत को तार गई। तभी तो उसने उठकर बैठते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो अजीत? राखी, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें जिस दिन से देखा है, ना नींद आती है ना चैन मिलता है। राखी, आज तो मेरी प्यास बुझा दो। मैंने धीरज खोते हुए कह दिया है। राखी को जैसे बिजली का शॉक लगा। झटके से खड़े होते हुए कहा, अजीत, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। मैंने तुम में हमेशा अपना अपना खोया हुआ भाई देखा है, हमेशा भाई की तरह प्यार किया है, और तुमने उस प्यार का गलत मतलब निकाल लिया। क्या तुम्हारी नजर में औरत सिर्फ वासना पूर्ति का ही नाम है? उसमें माँ या बहन का कोई स्थान नहीं। आज तुम जैसे लोगों की वजह से ही भाई बहन का रिश्ता भी बदनाम हो चुका है। आज तक तुम्हें मुझ में सिर्फ वासना ही दिखाई दी है, और इसी उम्मीद के सहारे तुमने मुझसे निकटता बढ़ाई है। तो लो, मेरा जिस्म हाजिर है, कर लो अपनी वासना पूरी। कहते हुए राखी ने गाउन के बटन खोल दिए। मारे शर्म के मैं जमीन में गिरा जा रहा था। मेरी नजरें राखी के सामने उठ नहीं पा रही थी। मरे हुए लहजे में बस मैं इतना ही कह पाया, मुझे क्षमा कर दो राखी, मुझसे भूल हो गई। वासना ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। राखी अपना गाउन ठीक करते हुए उठकर मेरे पास आई। मेरा झुका चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया और बोली, मैं जानती हूँ अजीत, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन वासना ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। वादा करो आज के बाद हर लड़की को आदर की दृष्टि से देखोगे। मैंने अश्रुपूरित नयन ऊपर उठाए तो राखी ने अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा, आदमी कभी कभी भटक जाता है अजीत, गलत लोगों की संगत से, गलत फिल्में देखने से। जो मेल तुम्हारे मन पर जम चुका था वह इस पश्चाताप के आंसुओं से धुलकर बाहर निकल गया है। वादा करो हर रक्षाबंधन के दिन अपनी इस बहन से राखी बंधवाने जरूर आओगे, चाहे मैं कहीं भी हो। दीदी कहते हुए मैं राखी से लिपट गया तो राखी की भी आंखें भर आई। आज वास्तव में उसे खोया हुआ भाई मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब